नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। बुधवार 4 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार ने लगातार दूसरे दिन मजबूती दिखाई और 3 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 79 अंकों की बढ़त के साथ 83,818 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 49 अंक चढ़कर 25,776 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी ने पूरे दिन 25,750 के अहम लेवल के ऊपर मजबूती बनाए रखी, जिससे ये साफ संकेत मिला कि बाजार का ओवरऑल मूड फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है। बाजार को सबसे ज़्यादा सपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर बैंकों से मिला, जिनकी वजह से इंडेक्स आईटी सेक्टर की कमजोरी के बावजूद हरे निशान में बने रहे। बैंकिंग शेयरों की ताकत साफ तौर पर निफ्टी बैंक इंडेक्स में दिखी, जो 197 अंकों की तेजी के साथ 60,238 पर बंद हुआ और फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म करता नजर आया। सेंसेक्स की टॉप गेनर्स में ट्रेंट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मारुति सुजुकी इंडिया शामिल रहे। वहीं दूसरी तरफ आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली देखने को मिली, जहां इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसे बड़े शेयर दबाव में रहे। आईटी सेक्टर पर दबाव की बड़ी वजह एंथ्रोपिक एआई टूल से जुड़ी चिंताएं रहीं, जिसके चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 5% की तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। अमेरिका की एक प्राइवेट एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने नए एडवांस्ड एआई ऑटोमेशन टूल्स लॉन्च करने का दावा किया है। ये टूल्स बिना ज़्यादा ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के फाइल्स पढ़ना, फोल्डर्स मैनेज करना और डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करना जैसे काम खुद कर सकते हैं। एंथ्रोपिक ने एआई के लिए 11 नए प्लगइन्स भी पेश किए हैं, जो लीगल, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट और रिसर्च जैसे कामों को बहुत तेज़ी से ऑटोमेट कर सकते हैं। आसान शब्दों में समझे तो जो काम इंडियन आईटी कंपनीज 1 महीने में करती थीं, वही काम ये एआई टूल्स कुछ दिनों में और कम लागत पर कर सकते हैं। इसी वजह से आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर खतरा नजर आ रहा है। डर यह है कि अगर क्लाइंट सीधे एआई टूल्स की तरफ चले गए तो आईटी कंपनीज को अपने चार्जेस कम करने पड़ेंगे। इससे प्राइसिंग पावर कमज़ोर होगी और रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स पर दबाव आएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में भी करीब 6% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि रिपोर्ट्स आई कि कंपनी एक अहम फाइटर जेट ऑर्डर हासिल नहीं कर पाई है। शेयर में अचानक गिरावट की सबसे बड़ी वजह एएमसीए यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से जुड़ी खबर है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स, भारत फोर्ज और लार्सन एंड ट्यूब्रो को शॉर्टलिस्ट किया है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस रेस से बाहर कर दिया गया। एएमसीए प्रोग्राम भारत का भविष्य का 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसे लेकर कुल 7 भारतीय कंपनियों ने बोली लगाई थी। तकनीकी जांच के बाद केवल 3 प्राइवेट कंपनियां आगे बढ़ीं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर कर दिया गया, जिससे बाजार में नेगेटिव सेंटिमेंट बना। इसी खबर के चलते शेयर ने आज बहुत नीचे ओपनिंग दी। पिछले दिन शेयर 4,470 के आसपास बंद हुआ था, लेकिन आज सीधा 4,200 के आसपास खुला और पूरे दिन इसी रेंज में फंसा रहा। न ज़्यादा रिकवरी दिखी और न ही और बड़ी गिरावट आई। इस खबर का असर उल्टा भारत फोर्ज जैसे शेयरों पर पॉजिटिव रहा। भारत फोर्ज के शेयर में करीब 3.5% की तेजी दिखी, जबकि लार्सन एंड ट्यूब्रो लगभग 1% ऊपर बंद हुआ, क्योंकि ये दोनों कंपनियां एएमसीए रेस में अब भी शामिल हैं। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहां तेजी और ज्यादा मजबूत रही। मिड कैप इंडेक्स 377 अंकों की बढ़त के साथ 59,684 पर पहुंच गया, जो बताता है कि निवेशकों की दिलचस्पी सिर्फ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं है। एटर्नल और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया में भी जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के शेयर 5% से ज्यादा चढ़े, क्योंकि कंपनी ने Q3 में मजबूत प्रदर्शन दिखाया। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी करीब 5% की तेजी देखने को मिली, जो Q3 रिजल्ट के बाद आई ब्रोकरेज अपग्रेड का असर माना जा रहा है। सोने की कीमतों में तेजी का फायदा गोल्ड से जुड़ी कंपनियों को मिला, जहां एमसीएक्स के शेयर करीब 4% चढ़कर बंद हुए। एनएमडीसी लिमिटेड के शेयर में लगभग 5% की तेजी आई, जब सरकार की तरफ से क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर उठाए जा रहे कदमों की खबरें सामने आईं। एंजल वन लिमिटेड के शेयर करीब 4% चढ़े, क्योंकि कंपनी ने जनवरी महीने के लिए मजबूत बिजनेस अपडेट जारी किया।
दूसरी तरफ पीबी फिनटेक पर दबाव बना रहा और पिछले 4 कारोबारी सत्रों में ये शेयर कुल मिलाकर करीब 13% टूट चुका है। मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका के मुताबिक भारतीय बाजारों में आगे भी पॉजिटिव बायस बना रह सकता है और सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है, खासकर हालिया ट्रेड डील्स, बजट घोषणाओं और Q3 रिजल्ट सीजन के चलते। टेक्निकल नजरिए से HDFC सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी का कहना है कि निफ्टी के लिए अगला बड़ा रेजिस्टेंस 26,000 और उसके बाद 26,350 के आसपास है, जबकि नीचे की तरफ 25,600 पर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह के अनुसार 25,950 से 26,000 का जोन फिलहाल अहम रेजिस्टेंस है और अगर यहां से मजबूत ब्रेकआउट मिलता है तो निफ्टी 26,200 और फिर 26,400 की तरफ बढ़ सकता है। नीचे की तरफ 25,600 से 25,550 की रेंज को मजबूत सपोर्ट जोन माना जा रहा है। निफ्टी बैंक इंडेक्स ने अपनी गिरती हुई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पास सपोर्ट लिया है और हालिया तेजी के बाद अब कंसोलिडेशन के संकेत दे रहा है। अगर आने वाले सेशंस में निफ्टी बैंक 60,000 के ऊपर बना रहता है तो ये बैंकिंग सेक्टर की अंदरूनी मजबूती को दिखाएगा। LKP सिक्योरिटीज के वत्सल भुआ का कहना है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है और जब तक इंडेक्स 20 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है तब तक बाय ऑन डिप्स की रणनीति सही मानी जा सकती है। मार्केट को सेफ हेवन सपोर्ट गोल्ड और सिल्वर से मिला, जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के कारण तेज रिकवरी देखने को मिली। गोल्ड ETFs करीब 3.5% तक उछले और सिल्वर ETFs में 7 to 8% तक की तेजी दिखी। सर्विस PMI डेटा में भारत का परफॉर्मेंस पिछले महीने से थोड़ा बेहतर रहा, हालांकि फोरकास्ट से थोड़ा नीचे रहा। इससे साफ है कि इकोनॉमी स्टेबल है, लेकिन बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद फिलहाल नहीं बन रही। इंडिया US ट्रेड डील से भारत को बड़ी राहत मिलती दिख रही है, जहां US ने औसतन टैरिफ को पहले के करीब 50% स्तर से घटाकर लगभग 18% कर दिया है। खास बात यह है कि इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ 13.5% से घटकर 0% कर दिया गया है, जिससे भारत के एक्सपोर्टर्स को US मार्केट में सीधा फायदा मिल सकता है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया US फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में आगे बढ़ने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन ये डील अभी फॉर्मली फाइनल नहीं हुई है। इसी वजह से बाजार और पॉलिसी लेवल पर कुछ क्लैरिटी के साथ साथ कई सवाल भी बने हुए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा एग्रीकल्चर, फार्मिंग और डेयरी सेक्टर को लेकर हो रही है, क्योंकि US एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने कहा है कि इस समझौते से अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़ेगा। भारत सरकार ने अभी किसी सेक्टर का नाम नहीं लिया है, इसलिए इन सेंसिटिव सेक्टर्स को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। RBI की 6 फरवरी की बैठक में पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि US इंडिया टैरिफ डील के बावजूद फिलहाल रेट कट की जल्दबाजी नहीं दिखती। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि ये डील सेंटिमेंट, कैपिटल फ्लोज और एक्सपोर्ट्स के लिए पॉजिटिव है और इससे वित्त वर्ष 27 की GDP ग्रोथ में अपसाइड बन सकता है। ट्रेड डील के बाद करेंसी स्टेबिलिटी और बिनाइन इन्फ्लेशन ने RBI को मैक्रो फ्रंट पर ज्यादा कंफर्ट दिया है, जिससे पॉलिसी स्टांस थोड़ा डविश हो सकता है। हालांकि ज्यादा फॉरेन इन्फ्लोज की वजह से RBI को OMO कम करना पड़ सकता है, जो बॉन्ड मार्केट के लिए एक मिक्स्ड सिग्नल माना जा रहा है। 4 फरवरी 2026 को DII का रुख लगभग न्यूट्रल रहा, जहां खरीद और बिकवाली लगभग बराबर रही। नेट आधार पर करीब 6.5 करोड़ रुपए की हल्की खरीद दिखी, जिसे बाजार को सीमित लेकिन स्टेडी सपोर्ट मिला। वहीं FII ने इस दिन हल्की बिकवाली की और करीब 250.85 करोड़ रुपए का नेट आउटफ्लो रहा। हालांकि ये सेलिंग बहुत अग्रेसिव नहीं थी, इसलिए मार्केट सेंटिमेंट पर इसका बड़ा नेगेटिव असर देखने को नहीं मिला। अपोलो टायर्स की Q3 नतीजे काफी मजबूत रहे, जहां शुद्ध मुनाफा 39.6% बढ़कर 470.5 करोड़ रुपए पहुंच गया। रेवेन्यू में भी 11.8% की बढ़त के साथ ये 7,743 करोड़ रुपए रहा, जो बेहतर डिमांड और वॉल्यूम को दिखाता है। EBITDA 25.3% बढ़कर 1,185 करोड़ रुपए पहुंचा और मार्जिन 13.7% से सुधरकर 15.3% हो गया। इससे साफ है कि कंपनी ने न सिर्फ बिक्री बढ़ाई बल्कि ऑपरेशनल लेवल पर भी अच्छा सुधार दिखाया है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने संकेत दिया है कि कंपनी इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर विचार कर रही है। इसको लेकर बोर्ड की बैठक 7 फरवरी को होने वाली है। अगर फंड जुटाने का फैसला होता है तो इससे कंपनी को अपने नेटवर्क और टेक्नोलॉजी बिजनेस के विस्तार में मदद मिल सकती है। पोखराना के Q3 नतीजे कमजोर रहे, जहां शुद्ध मुनाफा 59.7% गिरकर 20.4 करोड़ रुपए रह गया। रेवेन्यू में भी 39.7% की तेज गिरावट आई और ये 134.9 करोड़ रुपए पर सिमट गया। EBITDA 47.8% घटकर 40.7 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 34.9% से घटकर 30.2% पर आ गया।
रेडिंगटन का Q3 प्रदर्शन मिला जुला रहा, जहां शुद्ध मुनाफा मामूली 2.6% बढ़कर 413.4 करोड़ रुपए पहुंचा। वहीं रेवेन्यू 15.7% की मजबूत बढ़त के साथ 30,921 करोड़ रुपए रहा, जो मजबूत सेल्स को दिखाता है। हालांकि एबिटा 3.8% बढ़कर 625.8 करोड़ रुपए रहा, लेकिन मार्जिन 2.3% से घटकर 2% रह गया।